बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी हम लोगों ने ये यूनिट स्टार्ट की थी। तो बच्चों पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देती हूँ जो हम अब तक पढ़ चुके हैं, देन हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, बायो यानी लिविंग और टेक्नोलॉजी यानी टेक्निक। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम लोग जो है साइंस का, नेचुरल साइंस का और ऑर्गेनिजम्स का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। हमारी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बताया कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम उससे कुछ ना कुछ पार्ट लेके और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए, ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करें किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को। इस चीज को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और मैंने आपको बताया था दैट बायोटेक्नोलॉजी कंप्राइजेस ऑफ टू मेन प्रिंसिपल्स। वन ऑफ द प्रिंसिपल इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड वन ऑफ द प्रिंसिपल इज केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग मैंने आपको बताया था कोई भी एक पार्ट है, मैंने एक सेल निकाला, सेल में से जीन निकाला और दूसरे की बॉडी में डाल दिया। ऐसा अगर मैं कभी भी कर दूं तो दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा आपको बताया था केमिकल इंजीनियरिंग, और केमिकल इंजीनियरिंग जो होता है आपका that is providing the aseptic condition. So aseptic condition provide करना इस आपका केमिकल इंजीनियरिंग। हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी मुझे जहां तक याद है हम लोगों ने स्टार्ट की थी। एक क्विक रिव्यू लेते हैं 5 मिनट का कि अभी तक हम लोग क्या कुछ पढ़ चुके। सो इन द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जिसके अंदर हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं कि एक में से सेल निकाले और दूसरे के अंदर डालें। इस तरीके का हम जो प्रोसेस करने वाले हैं वो किस तरीके से चलता है वो देखिए। आई टोल्ड यू कि हमें पहले किसी इंडिविजुअल का सेल निकालना है और उस सेल में से हमें उसका डीएनए निकालना है। ये बात मैंने आपको बताई। और सेल में से डीएनए निकालने के लिए मैंने आपको बहुत सारे एंजाइम्स का रोल बताया था। जैसे पहले सेल वॉल को तोड़ने के लिए एंजाइम बताया एंड अकॉर्डिंगली सेल के अकॉर्डिंग हम एंजाइम चूज करेंगे। जैसे अगर फंगस है तो काइटिनेज यूज करेंगे, प्लांट है तो सेल्यूलेज यूज करेंगे, ठीक है, बैक्टीरिया है तो लाइसोजाइम यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग जो भी एंजाइम है वो यूज करेंगे। आरएनए हटाया था हमने विद द हेल्प ऑफ एंजाइम राइबोन्यूक्लियस, हमने प्रोटीन हटाया बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम प्रोटीएज। तो इस तरीके से अलग अलग एंजाइम यूज करके हम लोगों को डीएनए मिल गया था। चिल्ड इथेनॉल डालने के बाद उसमें से हमें डीएनए की थ्रेड्स मिल गई थी, ये हमने पढ़ा था, वो हमें मिला था डीएनए, राइट। अदर देन दैट डीएनए के बाद हमने सेकंड प्रोसेस देखिए क्या किया था। पहला स्टेप तो ये था। सेकंड स्टेप मैंने कहा था कि हमें पूरा डीएनए थोड़ी चाहिए। मैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कोई जीन डालना चाहती हूँ, मैं पूरा डीएनए नहीं डालना चाहती, तो मुझे ओनली एक छोटा सा फ्रेगमेंट चाहिए, ओके। एंड छोटा सा फ्रेगमेंट तो पूरे डीएनए में से अब मेरा जो सेकंड स्टेप है, दैट सेकंड स्टेप इज टू कट द डीएनए फ्रेगमेंट। So my second step is to cut the DNA fragment from the complete DNA. ठीक, I think आप लोग मुझे बताएंगे ये कुछ हमने बात की थी restriction enzymes की, और we have to start it. मैम स्टार्ट किया था। ओके चलिए, तो फिर हम इसको छोटा सा पीछे का हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग इसी को स्टार्टिंग से करते हैं। तो जो एंजाइम हमें डीएनए को काटने के लिए हेल्पफुल होता है, दैट एंजाइम इज नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो याद कर लीजिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये उस एंजाइम का नाम है जो डीएनए को काटने के काम, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बच्चे अलग अलग टाइप्स, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का पहला टाइप है एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस, इफ वी टॉक ऑफ एक्सोन्यूक्लियस, क्या चीज होती है एक्सोन्यूक्लियस? हमारे पास ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये इस डीएनए में अगर एंजाइम है एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो यानी जो एग्जिट साइड से काटे, जो टर्मिनल से काटे, तो ये एंजाइम इस डीएनए को एंड से काटेगा। आइदर इट इज दिस एंड और दिस इज दिस एंड, दोनों में से कोई भी हो, दीज आर द टर्मिनल। तो टर्मिनल से डीएनए को काटने का काम जो करे, और काटने के बाद कुछ ऐसा फ्रेगमेंट बन जाएगा, इसका ये बन गया और आपका ये बन गया। सो ये बन गया, ये इसके साथ ही अटैच है, और ये वाला टुकड़ा आपका अलग हो गया। यहाँ पर आपने क्या देखा कि एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से सिर्फ एक स्ट्रैंड को कट कर रहा है, और वो भी जब वो कट कर रहा है वो एंड से कट कर रहा है,
ये दो बातें याद रखिए, इट विल कट फ्रॉम द एंड, इट विल कट ऑन ओनली वन स्ट्रैंड. दिस इज द एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस. ओके, देन लेट अस टॉक ऑफ द सेकंड वन, दैट इज एंजाइम एंडोन्यूक्लियस. एंडोन्यूक्लियस बच्चे क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो इन बिटवीन काटता है और इन बिटवीन में वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ढूंढता है. आपको पता है ये जो मैं बना रही हूँ ये एक्चुअली किसके बने हुए हैं, आपके पास नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है, फॉस्फेट है, यही चीज है. तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इस पे कट करेगा और इसमें पूरे पे वन ऑफ द स्ट्रैंड ही कट करेगा. विल कट ओनली one of the strand but in between from a particular sequence. मान लो ये ढूंढ रहा है जहां मुझे G और A मिलेगा, उस G और A के बीच में ही काटूंगा, तो वहीं पर ये कटेगा और काटने के बाद ऐसा कुछ टुकड़ा मिलेगा. एक टुकड़ा तो इससे अटैच रह जाएगा, ये ऐसे रह गया, और एक फ्रेगमेंट इसका ये कट गया. ओके, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आया, ये भी एक स्ट्रैंड काट रहा है, ये भी एक स्ट्रैंड काट रहा है, बट ये कटता था टर्मिनल से, एंड से काटता था, और ये वाला जो है वो इन बिटवीन किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से कट करता था. दिस इज एंडोन्यूक्लियस. अब बात करते हैं तीसरे की. जो तीसरा है बच्चों वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्लियर बता दूं, ना हम बायोटेक में एक्सोन्यूक्लियस यूज करेंगे, ना हम बायोटेक में एंडोन्यूक्लियस यूज करेंगे. हम बायोटेक के अंदर एक तीसरा एंजाइम यूज करेंगे. लेट अस टॉक ऑफ द थर्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. So the third restriction enzyme which we are going to use is the restriction endonuclease. So we are going to use the enzyme restriction endonuclease. This restriction endonuclease will be used in biotechnology, and this is also known as molecular Caesar. We also call it molecular Caesar because it is helping to cut the DNA. Okay. So चलिए पढ़ते हैं restriction endonuclease कैसा एंजाइम है, बाकी पिछले वाले दोनों से ये कैसे है. आपको एग्जाम में ये चीज पूछ सकते हैं कि आपको एक्सोन्यूक्लियस या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में फर्क पूछे, या एंडोन्यूक्लियस एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में फर्क पूछे, तो ऐसा कुछ भी वो कर सकते हैं. ओके, चलिए तो देखते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में. तो बच्चे क्या होता है, जैसे आपको एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम मैं बता रही हूँ. फॉर एग्जांपल इट इज EcoR1. EcoR1 एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम है. ये नाम कैसे पड़ा, we will also discuss that, but we will discuss it later. अब ये EcoR1 की क्या आदत है, डीएनए में आगे पीछे कुछ भी, जैसे मान लीजिए डीएनए में हो आपका A, C, T, G, ठीक है, G, A, C, 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 A, G, T. मान लीजिए ये डीएनए है, आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, T. आपको पता है C के कॉम्प्लीमेंट्री G, A, C, T, C, A, G, G, T, C, A. दिस इज द सेकेंड. ये मैंने कहा ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ऑफ कोर्स ये 5 प्राइम है, एंड ऑफ कोर्स ये 3 प्राइम है. तो इस EcoR1 को इसको काटना है इस डीएनए के अंदर. तो ये बच्चे जब काटेगा ना तो इसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस की तलाश है, और जिस सीक्वेंस को ये पहचानता है, जिसको ये रिकॉग्नाइज करता है, दैट सीक्वेंस इज दिस वन. ये सीक्वेंस की पहचान करता है GAATTC. ये पूरी सीक्वेंस को ढूंढेगा, वो पूरे डीएनए में ढूंढता जाएगा ये सीक्वेंस कहाँ है. तो उसको सीक्वेंस मिल गई GAATTC. ये बच्चे सबको याद रखनी है. आगे पीछे मैंने जो मर्जी लिखा है आपको समझाने के लिए, बट ये सीक्वेंस एज इट इज ही आपको याद रखनी है, और हर बच्चे को याद होनी चाहिए. दैट EcoR1 की रिकॉग्निशन साइट, रिकॉग्निशन यानी जहाँ वो पहचानता है, तो उसकी पहचान की साइट है GAATTC. ठीक है. अब ये GAATTC कहाँ कट करेगा, इट विल कट बिटवीन G एंड A. ढूंढेगा पूरी सीक्वेंस बट काटेगा G और A के बीच में. सेम वे दूसरा है, यहाँ से भी ढूंढेगा पूरा बट कट करेगा ये G और A के बीच में. अगर मान लीजिए ये ऐसा कट करता है तो किस तरीके के टुकड़े बनेंगे उसकी बात करें. अब मैं आगे और पीछे तो नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये वाला स्ट्रैंड दिखा रही हूँ कट करने के बाद. अगर इसमें यहाँ से कट हो गया तो यहाँ पर स्ट्रैंड बनेगा आपका G, C, ये ऐसे जाएगा, ये कट ना ऐसे बन जाएगा, तो ये ऐसे कट लगेगा, ऐसे यहाँ से ये ऐसे कट हो जाएगा. सो C, T, C, A, A.
ये वाला तो टुकड़ा एक बन गया, इसके पीछे जो भी डीएनए है तो वो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सामने की तरफ से वो ऐसा बन जाएगा। सेम वे अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरे स्टैंड में हो गया ए ए टी टी सी और नीचे आ गया जी, ये वाले। तो ये हो गया आपका दूसरा है। दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड। आगे यहाँ पर भी कुछ भी डीएनए हो सकता है, यहाँ पर भी किसी भी सीक्वेंस हो सकती है, बट फ्रंट साइड से ये कुछ इस तरीके का होगा जैसा आप देख रहे हो। सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक सिंपल बात बोली कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो पूरे डीएनए में से सिर्फ क्या करते हैं, पूरे डीएनए में से एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ढूंढ के इन बिटवीन से उसी पे कट करते हैं। काटना उसको जी और ए के बीच है, पर ये नहीं कहीं भी जी ए आ गया काट दिया, ढूंढेगा वो सारी जी ए ए टी टी सी कंप्लीट सीक्वेंस को वो ढूंढेगा और उसके बाद वो वहां से उसको कट लगाएगा। इस तरीके का आप देख सकते हैं। तो ऐसे ये एंड्स मिल गए। आप लोग एक गेम खेलते थे ब्लॉक्स वाला, तो ब्लॉक्स वाले गेम में क्या होता है कि एक दूसरे के अंदर पजल की तरह फिट करना होता है, ये कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इनको पेस्ट करना बड़ा आसान हो जाएगा कि ये ऐसे हैं तो ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल आसानी से फिट हो जाएंगे जब भी हमें अटैच करना होगा। इस तरीके के जो एंड्स प्रोड्यूस होते हैं, these ends are called sticky ends। इन एंड्स को हम स्टिकी एंड्स कहते हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल दूंगी जिसमें थोड़े अलग तरीके के एंड्स होते हैं। तो अभी तक आपने सिर्फ इतना जाना that restriction endonuclease which is also called molecular scissor, it will cut the DNA from a particular sequence in between. Okay, any doubt till now? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग कुछ ऐसे ही किसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। So if we talk of another restriction endonuclease that is HindII, this is another restriction endonuclease। अब ये कहाँ पे कट करता है, इसकी भी सीक्वेंस, सिर्फ दो सीक्वेंसेस बोल रही हूँ, दोनों सीक्वेंस याद करनी है। एक इको R1 की थी जी ए ए टी टी सी और दूसरे सेकंड है सीक्वेंस है आपकी HindII। तो हिंड की जो आपकी सीक्वेंस है दैट इज जी टी सी जी ए सी, दिस इज द सीक्वेंस। ठीक है, तो ये मैंने इसके कॉम्प्लीमेंट्री ऐड कर दी है। दिस इज अ 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम एंड दिस इज ऑफ कोर्स अ 5 प्राइम। तो ये आपका डीएनए है। डीएनए में आगे पीछे कुछ हो से कोई मतलब नहीं है। इट विल ट्राई टू फाइंड आउट दिस कंप्लीट सीक्वेंस जीटीसी जी। जैसे ही उसको ये सीक्वेंस का पता लगेगा वो कट करेगा बिटवीन सी एंड जी, वो हमेशा सी और जी के बीचों बीच काटेगा। सोचिए बच्चे इस तरीके से कट गया तो काटने के बाद क्या एंड बनेगा, यहाँ बचेगा जीटीसी, नीचे बचेगा सीएजी, ये एक टुकड़ा बन गया। यहाँ क्या टुकड़ा बना, जीएसी सीटीजी, ये दूसरा टुकड़ा बन गया। तो ये एंड पिछले वाले से कुछ अलग है, वो ब्लॉक्स की तरह फिट होते हैं, ये बिल्कुल एंड शार्प है। ठीक है, ये इस टाइप के एंड्स को बोलते हैं ब्लंट एंड। दीज आर ब्लंट एंड्स। वो वाले आपके थे स्टिकी एंड्स और ये हैं आपके ब्लंट एंड्स जो साइड से क्रॉप है, बिल्कुल कटिंग हुई है, इनको ब्लंट एंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब कट करेंगे तो वो दो टाइप के एंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, आइदर इट कैन प्रोड्यूस द स्टिकी एंड और इट कैन प्रोड्यूस द ब्लंट एंड। उसके बाद मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जहां काटते हैं तो वो सीक्वेंस ऑफ कोर्स क्या कहलाएगी, उसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस। इट मस्ट बी कॉल्ड द रिकॉग्निशन सीक्वेंस। रिकॉग्निशन सीक्वेंस बच्चे क्या होती है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है जहां उसको पहचानते हैं। ठीक है, तो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जैसे इसने इसको पहचाना, जीटीसी जीएसी को पहचाना, तो जहां पर वो पहचान रहा है उस सीक्वेंस को रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। ओके, पहचानना, रिकॉग्नाइज वर्ड का ही मतलब है, रिकॉग्नाइज करना मतलब किसी भी चीज को पहचानना। सो रिकॉग्निशन सीक्वेंस यानी पहचानने की सीक्वेंस। ओके, इसका एक खास नेचर आपको देखने को मिल रहा है that these sequences are palindromic in nature. Now what is the meaning of the word palindromic? Palindromic word हम उसको बोलते हैं which are read same from both the ends, जो दोनों एंड से रीड करने पर सेम होता है। जैसे इसको रीड करो आप, इसको क्या है, यहाँ से रीड किया जी टी सी जी टी सी, अब इसको यहाँ से एंड करो 5 प्राइम से जी टी सी जी टी सी, इट इज सेम राइट। सेम वे बोथ, उसमें क्या लिखा है
था मैंने आपको GAATTC, आप कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करो CPTAAT, आप रीड करो GAATTC, यहाँ से रीड करो GAATTC। सो कभी भी किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की अगर कटिंग साइड्स होगी तो दे आर पैलिंड्रोमिक इन नेचर। और साथ में बच्चे एक बात और सुनो, अभी कट किसको करता है, ये काट रहा है ना, तो ये किस चीज को काट रहा है, क्योंकि ये डीएनए है, हम बना तो ऐसे रहे हैं पर एक्चुअल में डीएनए किसका बना होता है, ये शुगर होती है, ये नाइट्रोजनस बेस होता है, ये फॉस्फेट होता है, नेट शुगर होती है, ये बेस होता है, ये फॉस्फेट होता है, ऐसे ही होती है आपकी डीएनए की चेन, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ऐसे इसके अपोजिट वाली कॉम्प्लीमेंट्री होती है, जो दूसरी सीक्वेंस होगी कुछ इस तरीके से होगी आपकी, राइट। हियर इज अ फॉस्फेट, हियर इज अ थायमिन डबल बॉन्ड, यहाँ पर हो गया आपका नेक्स्ट वन फॉस्फेट और यहाँ हो गया गुआनिन डबल बॉन्ड, ये फॉस्फेट अटैच हो गया। तो इस तरीके का होता है। और इस पूरे में ये काटता कहाँ पर है, ये जो कट लगा रहा है वो कहाँ कट लगा रहा है, तो वो यहाँ कट लगाता है शुगर फॉस्फेट की बैकबोन के अंदर, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन के अंदर। उसको वो बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को कभी नहीं, कहाँ कट कर रहा है, इट विल कट इन द शुगर फॉस्फेट बैकबोन। इस बात को आप लोग याद कर लीजिए, ये बात आपकी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है, ये कहाँ कट करता है, इट विल कट इन द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अदर देन मैं आपको बात करूं तो ये जो HIND2 है ना, इट इज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस व्हिच वर आइसोलेटेड, व्हिच वर डिस्कवर्ड। तो अगर आपसे पहला पूछा जाए कि कौन सा ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो पहली बार आया, दैट इज द HIND2, ये फर्स्ट टाइम आया, ओके। अब बात करनी है हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की नॉमेनक्लेचर की, कि इसका नाम किस तरीके से आया। तो किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करें तो नाम का कुछ ना कुछ रूल होगा। जैसे अगर मैं बात करूं इको आर, तो इको R1 में ये नाम कहाँ से आया, तो बच्चे पहला जो लेटर होता है ना और सेकंड थर्ड क्या है, ये इको R1, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये निकाला गया है फ्रॉम इस्चीरिया कोलाई, जिसको आप कॉमनली ई कोलाई बोलते हैं, सबको याद होगा ई कोलाई, ठीक है। तो जो ई कोलाई होता है वहां से निकाला गया है। तो पहला अक्षर आपने साइंटिफिक नेम में पढ़ा होगा कि जो पहला लेटर होता है वो होता है जेनेरिक नेम, और जो सेकेंड लेटर होता है वो होता है स्पेसिफिक एपिथेट। सो ये आपके दो लेटर्स होते हैं, जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट, ओके। तो जो फर्स्ट लेटर है इस्चीरिया कोलाई का ई, वो उसके जेनेरिक नाम से आया है, ई का पहला अक्षर यूज किया है। देन इज द सेकंड एंड द थर्ड लेटर CO, ये CO लेटर कहाँ से लिया गया है, सेकंड एंड थर्ड लेटर वो निकाला गया है स्पेसिफिक एपिथेट से निकाला गया, ओके। देन चौथा लेटर, बच्चे क्या करते हैं इसको फटाफट ये बोल देते हैं, फर्स्ट लेटर जेनेरिक नेम, सेकंड लेटर स्पेसिफिक, सेकंड नहीं, सेकंड भी और थर्ड भी, दो लेटर्स निकाले गए। देन इज द फोर्थ लेटर, फोर्थ लेटर इज द स्ट्रेन। नाउ व्हाट इज स्ट्रेन, याद करो, आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट कराया था, ठीक है, MBI में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, जिसमें वो माइस में इंजेक्शन देता था, सॉरी, जिसमें वो माइस में इंजेक्ट करता था, तो उसमें भी आपको दो स्ट्रेन पढ़ाए गए थे, वन इज द R स्ट्रेन, अनदर इज द S स्ट्रेन। R स्ट्रेन कहते थे वो इफेक्टिव नहीं है, S स्ट्रेन कहते थे इफेक्टिव है, टॉक्सिक है, वो किल कर देगा। तो यहाँ पर स्ट्रेन का मतलब होता है एक ही बैक्टीरिया की अलग अलग फॉर्म, ठीक है। सिंपल भाषा में आपसे बात करूं, जैसे काऊ में, बफेलो में ब्रीड्स होती है ना, जैसे काऊ बफेलो वगैरह में ब्रीड्स होती हैं, जस्ट अ सेकेंड, में आपकी ब्रीड्स होती हैं, सेम वे बैक्टीरिया के अंदर आपके स्ट्रेन होते हैं, ठीक है। तो ब्रीड्स ना होके यहाँ पर स्ट्रेन वर्ड यूज किया जाता है। देन जो फोर्थ अक्षर है, ये जो है ये आई नहीं है, ये आपका वन लिखा गया, इट इज नॉट आई, इट इज वन। तो ये वन क्या है,
1 एक्चुअली इसको नाम दिया गया है कि लेबोरेटरी में इसका आइसोलेशन कितने नंबर पर किया गया, मतलब ई कोलाई से जब ये चीज एक्सट्रैक्ट की गई, जब ये एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया गया तो इसका नंबर कितना था, तो उस हिसाब से इसका नाम पड़ा है 1। तो ई कोलाई से उस लैब में निकाले जाने वाला, उसके R स्ट्रेन से निकाले जाने वाली ये पहली चीज थी, ठीक है। Okay, and students, when the meeting will end, you will join again with the same link which was already provided to you. Okay. Next हम बात करेंगे आपकी दूसरे नाम की, that is Hind2। जो next name है, that name is Hind2। अब ये Hind2 नाम भी कुछ इसी तरीके से पड़ा है। देखिए, इसको निकाला गया है from Haemophilus influenzae। ये आपने पढ़ा होगा माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में। कोई बताएगा मुझे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या करता है? बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। एक को भी याद नहीं है? पढ़ लिया चैप्टर माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर? शायद टेस्ट भी दे चुके होंगे आप लोग इसका, हमने लिया होगा। मैम वो निमोनिया का वो है पॉजिटिव एजेंट। वाह, अंशुल को याद है, बाकी किसी को याद नहीं है। अंशुल, एक और होता है, आपको वो भी पता है क्या, कौन सा होता है दूसरा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। वेरी गुड, देखा, अंशुल पढ़ने लगे और तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, गलत बात है। और इन्फ्लुएंजा जो पहला लेटर है H, ये इसी के H से आया, ओके, यानी कि उसके जेनेरिक नेम से। I और N ये आया इसके स्पेसिफिक एपिथेट से, IN, इसका IN था, यही पर यूज हुआ। D क्या है? इसका स्ट्रेन है। और जो सेकेंड लेटर यूज किया गया लेबोरेटरी में Hind2 से निकाले जाने वाला सेकेंड नंबर का ये कोई एंजाइम था जो कि यूज हुआ। So this is how the nomenclature of restriction endonuclease is done. तो आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि restriction endonuclease जो है हम यूज करेंगे, और वैसे restriction endonuclease भी अलग अलग टाइप के होते हैं, restriction endonuclease 1, 2 and 3, and out of this 1, 2 and 3, restriction endonuclease 2 is commonly used in biotechnology. तो यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी तक आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में 2 ही बातें सीखी हैं। पहला काम कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करने में मुझे एक ऑर्गेनिज्म लेना है और उस ऑर्गेनिज्म से एक सेल निकालना है, राइट। सेकेंड काम क्या किया जाता है कि उस सेल में से मैंने एक ऑर्गेनिज्म से सेल निकाला, सेल में से डीएनए निकाला, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप था मैंने उस डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर लिए, उसको काट लिया बाय द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ओके। अब बच्चे तीसरा स्टेप समझिए, क्या है आपका तीसरा स्टेप। तो आपको क्या लग रहा है कि आपके पास ऐसे लंबा सा डीएनए है, फिर उसको मैं ऐसे डीएनए दिखाई दे रहा हो क्लियर, ठीक है, और फिर उस डीएनए को मैं काटू, ऐसा छोटा सा निकल आए, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसे ही डीएनए पड़ा हुआ है, लिक्विड जैसा, पानी जैसा। इसी में आपने पानी की ड्रॉप की तरह एंजाइम डाल दिया और पानी की ड्रॉप की तरह ही अंदर उसके टुकड़े हो गए। यानी आपके लिए आपके सामने कुछ भी नहीं है, आपको कुछ नहीं पता कि डीएनए के साथ अंदर क्या हो रहा है, क्या उसके टुकड़े हो गए, आपको कौन सा टुकड़ा चाहिए, वो सारी की सारी चीजें आपको कुछ भी नहीं पता। सो हाउ यू विल गेट द डीएनए। तो अब हम करेंगे हमारा तीसरा स्टेप, दैट स्टेप इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। We will do the another step, that step is gel electrophoresis. अब what is gel electrophoresis? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक की मदद से हम डीएनए के बैंड्स को अलग कर सकते हैं। यानी यहाँ पर डीएनए जो कट हो गया है उसका हमें कुछ नहीं पता, हमें कोई भी फ्रेगमेंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, इन सारे फ्रेगमेंट्स को अलग अलग करना है, तो मैं यूज करूंगी टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आप लोगों को याद हो तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक एक जगह यूज हुई थी एमबीआई चैप्टर के अंदर। तक कोई भी बच्चा बता सकता है मुझे एमबीआई में कहाँ यूज हुई थी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? वहां मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था सिर्फ। इलेक्ट्रोफोरेसिस ये वाली मीटिंग तो आपको बताया गया है, मीटिंग एंड होती है तो यू विल ज्वाइन अगेन। सो लेट अस स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस
अब डिटेल में इस टेक्निक को करते हैं। तो बच्चे ये जो टेक्निक है, द टेक्निक ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड टू सेपरेट एनी ऑफ द चार्ज्ड फ्रेगमेंट. इट इज यूज्ड टू सेपरेट चार्ज्ड फ्रेगमेंट. दैट चार्ज फ्रेगमेंट कोई भी हो सकता है आपका. चार्ज फ्रेगमेंट आपका डीएनए भी हो सकता है, चार्ज फ्रेगमेंट आपका आरएनए भी हो सकता है, या चार्ज फ्रेगमेंट आपका प्रोटीन भी हो सकता है. तो डीएनए, आरएनए या प्रोटीन में से जो भी चार्ज फ्रेगमेंट है उसके टुकड़ों को अलग मैं अलग करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैं टेक्निक यूज करूंगी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो पढ़ाती हूँ आप लोगों को किस तरीके से की जाती है और क्या ये टेक्निक है. ध्यान से सुनना, बड़ी ही अच्छी टेक्निक है. क्या होता है, आप लोगों ने 11th क्लास में प्लांट किंगडम पढ़ा है, राइट? और प्लांट किंगडम में जब आप एल्गी पढ़ते हो तो आपको दो एल्गीज का नाम पढ़ाया जाता है. वन इज जेलिडियम एंड वन इज ग्रेसिलेरिया. इन दोनों एल्गी का नाम वहां है, आपके अब की बुक्स में नहीं दिया हुआ, ना आपको वैसे करने की जरूरत. तो मैं आपको एक बता दूं, वैसे ही आप याद करेंगे कि हमने एक एल्गी ली और उस एल्गी से हमें एक मटेरियल मिला, दैट इज अगार. ठीक है, इसको एग्रोज भी बोलते हैं, अगार भी बोलते हैं, या इसको एग्रोज भी बोलते हैं. इट इज अगार और इट इज एग्रोज. तो हम लोगों ने एक एल्गी से हमने अगार या एग्रोज निकाल लिया. अब ये जो अगार और एग्रोज होता है ना, ये एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है, यानी अगर ये ठंडा होगा तो ये सॉलिड बन जाएगा. अब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए क्या हम एल्गी निकालने जाएंगे? हमें ऐसा कुछ नहीं करना. इन सभी के अगार का एक पाउडर फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है, एक बॉक्स अवेलेबल होता है. ठीक है, तो लेबोरेटरीज में बच्चे क्या करते हैं, उसको उसके ऊपर वेट लिखा होता है कि भाई इतना पाउडर है तो इतने के अंदर डालना है. तो आप क्या करोगे, उस हिसाब से मेजर करा जाएगा. ये सब बातें बुक्स में नहीं है, तो ध्यान से सुन लीजिए. तो मैं कह रही हूँ, ये अगार का पाउडर हमें मार्केट में मिला, हमने उसको लाए, उसको पानी में डाला, पानी में उसको घोल लिया. ठीक है, उसके ऊपर एक कॉनिकल फ्लास्क में ये सब किया, उसके ऊपर एक कॉटन प्लग लगा के हमने एक मशीन में रख लिया, जिसे हम ऑटोक्लेव कहते हैं. आपको याद होगा तो मैंने सबसे पहले लेक्चर में आपसे डिस्कस की थी, प्रेशर कुकर जैसी मशीन. ठीक है, या फिर आप नॉर्मली सोच रहे हो मुझे आलू उबालना है, तो मैं क्या करूंगी, प्रेशर कुकर में सीटी लगा दूंगी. सेम चीज मैं कर रही हूँ. मैंने क्या किया, एक कॉनिकल फ्लास्क है, उसमें मैंने एग्रोज डाली, अगार डाली पानी में घोल के. अब मैं चाहती हूँ वो बन जाए, वो पक जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं उसको उबाल लूंगी उस मशीन की मदद से. वो बॉईल हो जाएगा, बॉईल होने के बाद वो बिल्कुल पक के तैयार हो गया. इस टाइम वो जो है मेरा अगार का जेल जो है वो बिल्कुल पानी है, क्योंकि वो गर्म है. तो जब तक वो गर्म रहेगा वो बिल्कुल लिक्विड रहेगा. तो हमने कुछ नहीं किया. ठीक है, सिंपली हमने एक अगार लिया और अगार का हमने एक लिक्विड, बॉयल लिक्विड तैयार कर लिया. सिर्फ इतना प्रोसेस हमने अभी किया है. और अब मेरे पास ये एक चैम्बर है, राइट? ये एक ट्रे जैसा है. इसके अंदर क्या होगा वो हम डिस्कस करते हैं आपके री ज्वाइन करने के बाद. सो लेट अस ज्वाइन अगेन. ठीक है,